नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका यूनिट नंबर 2 से होने वाला है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम यूनिट 2 समझ में नहीं आ रही है, इसमें क्या बोला गया है। तो देखो, यूनिट 1 में जो है लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन, अब लोक प्रशासन में से एक क्वेश्चन आएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर 3 वीडियो बनाई है। अब देखिए, यूनिट 2 में जो है ना, वो लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में है। सिद्धांत कई प्रकार के हैं, बहुत सारे प्रकार के। तो इसी के अंदर हम ये समझेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों की क्या विशेषताएं हैं, किन किन लोगों ने, किन किन विचारकों ने ये अपने अपने सिद्धांत दिए थे। तो देखिए, भूमिका आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। और हाँ, एक बात और, थोड़ा वीडियो जल्दबाजी में मतलब कंटेंट रेडी हुआ है, तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं। तो आपको पहले ये लिखना है, हल्की सी भूमिका लिखने के बाद आपको हल्का सा लिखना है कि लोक प्रशासन के कई सारे सिद्धांत हैं या 4 सिद्धांत हैं। कोई भी एक लाइन आप लिखोगे कि लोक प्रशासन के कई सारे सिद्धांत हैं, या तो ये लिखो या ये लिखना कि लोक प्रशासन के 4 सिद्धांत है, या 5, सॉरी 5 ठीक है। 5 कौन कौन से सिद्धांत है, वही सिद्धांत हम यूनिट 2 में पढ़ते हैं। पहला है शास्त्रीय, दूसरा है वैज्ञानिक। कई बच्चे समझते हैं कि शास्त्रीय का पार्ट है वैज्ञानिक, नहीं, ये सारे ही सेपरेट टॉपिक है। शास्त्रीय सिद्धांत या विचारधारा एक ही बात है। शास्त्रीय, वैज्ञानिक, और शास्त्रीय को ही चेंज करके आया है नवशास्त्रीय, ठीक है। और इसके बाद नौकरशाही और व्यवहारवादी। इसमें से आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपने शास्त्रीय विचारधाराएं, यानी कि लोक प्रशासन के कितने सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत, जिसमें से ये सारे ही सिद्धांत यूनिट नंबर 2 में हैं, जिसमें से हम शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ेंगे। और अगर हम यूनिट 2 की दृष्टि से देखें तो ये 3 जो स्टार्टिंग के 3 लिखे हैं, ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो इस वीडियो के अंदर मैं आज करवाऊंगी, वो भी इसी में से आपका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको भूमिका के अंदर 2 लाइनें अपने साइड से लिखनी है, फिर लिखना है कि लोक प्रशासन के 5 सिद्धांत हैं। पांचों के नाम नहीं तो लिख देना, कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि शास्त्रीय, वैज्ञानिक, नवशास्त्रीय आदि, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस टाइप से लिखना है, जो हम शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय विचारधारा पढ़ते हैं, उसके कई सारे नाम हैं। शास्त्रीय विचारधाराओं के कई सारे नाम हैं। कोई कोई इसे परंपरागत विचारधारा भी बोलता है, कोई इसे औपचारिक भी बोलता है, कई लोगों ने इसको यांत्रिक भी बोला है, और कई लोगों ने इसको संरचनात्मक भी बोला है। अब जिन भी बच्चों को ना ये वर्ड याद हो गए, समझ लो उसने विशेषता लिख दी। क्या बोल रही हूँ मैं, जिन भी बच्चों को ये वर्ड याद हो गए कि इसके ये अलग अलग नाम है, जैसे आपका नाम तरुण है, घर पे आपको वरुण बोल दे, या होता है ना शॉर्टकट में जो नाम घर में निकनेम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, आपको अपना नाम तो याद रहता ही है ना, तो ऐसे इसका भी नाम याद कर लेना कि शास्त्रीय विचारधाराओं के 4 नाम और थे, परंपरागत, औपचारिक, यांत्रिक और संरचनात्मक। ये आपको दूसरे में लिखना है, मतलब इसी में दूसरा पॉइंट बना के लिखना है। उसके बाद आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है कि शास्त्रीय सिद्धांत जो थे या शास्त्रीय जो विचारधारा थे, इसके बहुत सारे समर्थक रहे हैं। क्या रहे हैं, इसके बहुत सारे समर्थक रहे हैं। कौन कौन, देखो आपके बुक में अगर देखा जाए तो इन तीनों के बारे में ही दिया है, इन दोनों के बारे में नहीं दिया। तो इसको अगर आपको याद हो जाए जेडी और मैरी पॉरकार, तो याद कर लेना, अदरवाइज आप इन तीनों को लिखना कि शास्त्रीय विचारधारा के 3 समर्थक रहे हैं, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक और उर्विक, ये रहे हैं। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके लूथर, फेयोल और गुरविक। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपके लूथर गुरलिक है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लूथर गुरलिक द्वारा दिया गया शास्त्रीय विचारधारा के बारे में बताइए या उसकी आलोचना कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, मैं दोबारा एक बार ना थोड़ा सा बता देती हूँ। लोक प्रशासन जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा है, उसको कई सारी विचारधाराओं में या कई सारे उसके सिद्धांत दिए गए हैं। ये 5 सिद्धांत हैं, ठीक है। शास्त्रीय, वैज्ञानिक, नवशास्त्रीय, नौकरशाही और व्यवहारवादी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं शास्त्रीय विचारधारा। शास्त्रीय विचारधारा जो है, उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इन्हीं नामों से, जिनको भी ये नाम याद हो गए, समझ लो उनको विशेषता याद हो गई। अब विशेषता से ही देखो, हमारे क्वेश्चन में शास्त्रीय सिद्धांत की विशेषता ही पूछी है, ठीक है। ये लिखना है।
थर्ड में आपको लिखना है कि इसके कौन कौन समर्थक रहे हैं। तो इसके ये 3 समर्थक रहे हैं, मतलब रहे तो 5 है लेकिन 3 आप याद कर लो, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों में से लूथर गुलिक का आता है कि लूथर गुलिक द्वारा दिया गया शास्त्रीय सिद्धांत बताओ, या कभी कभार हेनरी फ्योल का भी आ जाता है, या कभी कभार उर्विक का भी आता है, बट चांसेस जो है ना वो गुलिक के आ सकते हैं। तो गुलिक को भी मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। ये हो गए शास्त्रीय विचारधारा के मुख्य समर्थक। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में जो लिखा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने अपने लिए लिखा है, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ। जो हेनरी फ्योल है उन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं। लूथर गुलिक जो है उन्होंने 10 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, और 4P का सिद्धांत भी दिया है। ये बताऊंगी मैं भी आपको, प्रॉपर जो टॉपिक है पूरा आपको कवर करवाऊंगी। और जो लिंडल उर्विक है इन्होंने 8 सिद्धांत दिए हैं। जेडी ने भी 8 दिए हैं और मैरी पॉर्कर ने भी 8 दिए हैं। अब इन जितने लोगों ने सिद्धांत दिए हैं, इन सभी के जो सिद्धांत हैं लमसम सिमिलर हैं, सबके सिमिलर सिद्धांत इनके रहे हैं। तो हेनरी फ्योल, लूथर और उर्विक, इनके आप ज़रूर याद करना, मैं इनका करवाऊंगी। उसके बाद देखिए, अब आते हैं, ये तो हमारी भूमिका और आपका जो छोटा सा ऊपर लिखने के लिए होता है, भूमिका के बाद थोड़ी सी बॉडी, वो हो गई स्टार्टिंग की। अब आपको मेन आना है आपकी नहीं बॉडी पर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शास्त्रीय विचारधारा है उसकी क्या विशेषता है। तो देखिए उसकी बेसिकली 5 विशेषता हैं, 5। पहला है श्रम विभाजन। शास्त्रीय विचारधारा को मानने वाले जो भी विचारक है, चाहे वो गुलिक हो, चाहे वो उर्विक हो, चाहे वो फ्योल हो, तीनों का मानना है कि श्रम विभाजन एक संगठन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑफिस के अंदर श्रम का विभाजन होना चाहिए। यानी कि सबको अलग अलग काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि भाई तू ये कर ले और तू यही कर ले और तू भी यही कर ले, समझ रहे हो। मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति है उसको ये भी दे दिया, ये काम भी, ये काम भी, ये काम भी, ये काम भी, सारे काम ये आदमी करे, नहीं। अगर एक संगठन में 4 काम है या 4 डिपार्टमेंट हैं तो सबके लिए अलग अलग लोग होने चाहिए, यानी कि श्रम का विभाजन होना चाहिए। कि सेकंड है पद सोपन। पद सोपन व्यवस्था, जो भी बच्चे जॉब वगैरह करते हैं ना उनको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन इनके वर्ड आपको याद रखना है। पहला है श्रम विभाजन, यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर काम का बंटवारा जो है वो होना चाहिए। दूसरा है पद सोपान व्यवस्था। इसके अंदर है क्या है कि पद को सौंपना, तो पद सोपान, इसका मतलब है कि हर एक पोस्ट के लिए हर एक मेंबर होना चाहिए, उनको उस पद को मतलब पद को सौंपना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक संगठन है या कोई भी ऑफिस है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हर पोस्ट पर हर एक व्यक्ति होना चाहिए, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो ये है पद सोपान व्यवस्था। ये शास्त्रीय विचारधारा की सेकंड व्यवस्था है, सेकंड विशेषता है। उसके बाद थर्ड है तर्क संगति। तर्क संगति का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में कोई भी फैसला लिया जा रहा है, कोई भी निर्णय लिया जा रहा है या कोई भी नियम बनाया जा रहा है, तो वो तथ्यों के आधार पर, यानी कि फैक्ट के आधार पर बनाया जाएगा, भावना या फीलिंग के आधार पर नहीं। तो इन लाइनों को आप एक्सप्लेन करके लिखोगे कि शास्त्रीय विचारधारा को मानने वाले विचारक ये कहते हैं, या इस टाइप से लिखोगे कि शास्त्रीय विचारधारा की तीसरी विशेषता ये है कि किसी भी संगठन के अंदर यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो वो तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा, ना कि मनुष्य की भावना को ध्यान में रखकर। इस टाइप से आप अपनी लाइन यहाँ पे बना करके लिखोगे। इसी को बोलते हैं तर्क संगति, यानी कि तर्क वितर्क होना चाहिए कि कोई भी फैसला या कोई भी डिसीजन या कोई भी कानून आएगा, मीन्स नियम कोई भी आएगा, तो वो फैक्ट के आधार पर आएगा, बेसिस ऑफ फैक्ट, ना कि भावना और फीलिंग के आधार पर। चौथा जो इनकी विशेषता है वो इनकी विशेषता ये है अव्यक्तिकता। इसका मतलब होता है इम पर्सनैलिटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अव्यक्तिकता, ठीक है। इसके अंदर आपको लिखना है कि इनकी तीसरी विशेषता ये है कि अगर मान लीजिए संगठन है, संगठन के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है कोई काम करने के लिए, तो उसकी कोई भी पर्सनैलिटी नहीं होगी, वो अपने बारे में वहाँ पे कुछ भी चर्चा नहीं करेगा। संगठन में मशीन की तरह काम करना है उसको आकर के, यानी कि जैसे एक मशीन काम करती है बिना बोले, बिना अपना विचार दिए, उस टाइप से उन्हें एक मशीन की तरह, जो मनुष्य है, मनुष्य को एक मशीन की तरह काम करना है। वहाँ पर उसको ये नहीं देखना कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नहीं। ना ही उसको ये देखना है कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ,
ना ही उसको लिंग देखना है कि मैं मतलब वुमेन है या मैन है, नहीं। अगर वो संगठन के अंदर काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आएगा मशीन की तरह ही काम करेगा। तो इसका मतलब है इम्पर्सनैलिटी, यानी कि उनकी कोई भी पर्सनैलिटी नहीं होगी, संगठन के अंदर आए हैं तो। वो सिर्फ़ आएँगे, काम करेंगे और जाएँगे। 5वीं जो विशेषता है वो है मितव्ययता और कार्यकुशलता। इसके अंदर 5वीं विशेषता के अंदर फ़िज़ूल खर्चे की बात कही गई है और फ़िज़ूल खर्चे को कैसे रोकना है उसकी बात कही गई है। सारे कार्य जो है वो नियम के अनुसार होने चाहिए। यदि सारे कार्य नियम के अनुसार होंगे तो काम कर रहे व्यक्तियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इसके अंदर आपको ये लिखना है। देखिए व्यय का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे व्यय लिखा है। व्यय का मतलब ही होता है खर्च, यानी कि खर्च को रोकना। पॉइंट कीवर्ड है, कीवर्ड को अपने वर्डों में या अपने सेंटेंस, मतलब वर्ड दिए हैं, सेंटेंस आपको खुद क्रिएट करना है। मितव्ययता और कार्यकुशलता में आपको ये लिखना है कि इस विशेषता के अंतर्गत फिजूल खर्चे की बात की गई है कि कैसे फिजूल खर्चे को रोकना है, और साथ ही जितने भी संगठन के अंदर जितने भी कार्य होंगे वो नियम के अनुसार होंगे, ताकि जो मनुष्य संगठन के अंदर कार्य कर रहे हैं उन सभी की कार्यकुशलता में वृद्धि हो। अब देखिए आलोचना। आलोचना अभी मैंने यहाँ पर लिखवा दी है, कई बार पूछ लेता है आपसे कि आलोचना क्या है। क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना हुई है, यानी कि उसकी कुछ खामियां हैं, तभी जाके उसकी खामियों को दूर करके जो नया सिद्धांत आया है उसे नवशास्त्रीय सिद्धांत कहा गया है। यानी कि शास्त्रीय या जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम आगे पढ़ेंगे, इसकी जो खामियां हैं उसको जो दूर करी है तो उसको बोल दिया नवशास्त्रीय सिद्धांत। यानी सिद्धांत वही है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कि हमने 4th सेमेस्टर या मे बी 3rd सेमेस्टर में भी ऐसे कुछ कुछ विचारधाराएं पढ़ी थी ना, तो एक दूसरे से रिलेट थी, उसको आलोचना करके उसको नई विचारधारा बना दी ये। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर पूरा पढ़ा होता, अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ाया है, सिर्फ शास्त्रीय विचारधारा ही पढ़ाई है कि शास्त्रीय विचारधारा क्या है। अगर मैं आपको हेनरी के विचार पढ़ाऊँ, लूथर के विचार पढ़ाऊँ और उर्विक के, और उसके बाद बोलूँ आलोचना करो, क्योंकि लास्ट में आलोचना तभी होगी जब हम इन सब के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन में तो है नहीं, बट लेकिन मुझे करवाना पड़ेगा आलोचना, तो आलोचना भी आपको कम समझ में आएगी, बट कोशिश करना आप समझ लो। जो समझ लेगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगी तो उनको तभी समझ में आएगी जब वो हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत जो हैं वो पढ़ लेंगे, लूथर के और लूथर और उर्विक के, इन तीनों के ही सिद्धांत जब वो समझ लेंगे, जो मतलब जो बच्चा वीडियो देख रहा है उनके लिए बोल रही हूँ, जब आप ये तीनों जो विचारक है, इन तीनों के ही सिद्धांत को एक बार समझोगे और उसके बाद आपसे बोलेंगे कि इसके अंदर क्या खामियां हैं, आप इसको किस तरीके से इसकी आलोचना कर सकते हो, तब आप खुद कर दोगे। बट अभी मैं बताती हूँ कि क्या क्या आलोचना है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है औपचारिक संबंध ढांचे पर ही बल देती है, अनौपचारिक पर बल नहीं दिया है। यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत अनौपचारिक की बजाय औपचारिक यानी फॉर्मल रिलेशन या ढांचे, फॉर्मल स्ट्रक्चर पर ही बल दिया गया है। यानी कि सब जो भी है सब फॉर्मल है, इनफॉर्मल वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। अगर घर हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसको घर की तरह समझना चाहिए, रिलेशन बनने चाहिए लोगों के वहाँ पे, ताकि लोग अपने विचारों को दूसरे तक बताएं कि ऐसा ऐसा भी होना चाहिए। बट वहाँ पर इनफॉर्मल पर बल नहीं दिया, सिर्फ फॉर्मल पर ही बल दिया है, तो ये इसकी आलोचना है। दूसरा है मनुष्य को मशीन की तरह समझाए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मनुष्य है वो आएगा, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो आएगा मशीन की तरह काम करेगा, कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है और चला जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हो कि मनुष्य की फीलिंग को जो भी हिंदी में बोलते हो कि इस पे बल ना देते हुए मशीन पर बल दिया है, ठीक है। कि मनुष्य जो है वो मशीन है, मनुष्य क्या है, मशीन है, मनुष्य को मशीन से तुलना की गई है मनुष्य की। उसके बाद थर्ड जो है आपका, थर्ड इसकी आलोचना है कि संगठन की संरचना पर ही बल दिया गया है, ह्यूमन पर, मनुष्य पर कोई बल नहीं दिया। यानी कि मनुष्य की संरचना के बदले संगठन की संरचना पर ही बल दिया गया है कि मतलब संगठन ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगला है सिद्धांतों पर ही बल दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी संरचना पे बल दिया गया है, उसके सिद्धांतों पर बल दिया गया है और औपचारिक ढांचों पर, साथ ही साथ मशीनों पर। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसको ना मैंने रिपीट करके लिखा है,
इस वाले पॉइंट को। जैसे मैंने अभी लिखवाया है, तो आप इस टाइप से लिखना कि मनुष्य के बजाय संगठन की संरचना पर बल दिया है। सेकंड लिखना मनुष्य की फीलिंग, और हिंदी में जो है ट्रांसलेट कर लेना, मनुष्य की फीलिंग की बजाय संगठन के ढांचे पर बल दिया है। ढांचे नहीं, वो ऊपर कोई और पॉइंट था, ढांचे वाला तो हो गया। संरचना, एक तो संरचना, हाँ, सिद्धांतों पर बल दिया है, ठीक है, एक सिद्धांत और एक संरचना, ये। उसके बाद देखो एक आलोचना इसमें और है कि इसमें ये बोला गया है कि जो सरकारी और निजी दोनों ही प्रशासन में कोई भी अंतर नहीं किया गया है। ये जो विचारक है इनका मानना है कि जैसे सरकारी प्रशासन है सेम ऐसे ही निजी प्रशासन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ही बताओ, क्या जो गवर्नमेंट ऑफिसर है और प्राइवेट ऑफिसर है क्या सेम होते हैं? नहीं होते। जो गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट जॉब होती है, क्या सेम होती है? नहीं होती है। क्या जो गवर्नमेंट ऑफिस है और जो प्राइवेट ऑफिस है वो सेम होते हैं? नहीं होते हैं। जो गवर्नमेंट बैंक है या कोई भी गवर्नमेंट चीज़ हो और वो प्राइवेट हो, क्या दोनों सेम है? नहीं है, है ना, आपको भी पता है। तो ये तो आपको ईजिली याद हो जाएगा कि सरकारी और निजी प्रशासन में अंतर नहीं किया, समान समझा है। तो ये आलोचना ही है कि मतलब ये चीज़ गलत है, मतलब उसमें उसकी गलती ही बतानी होती है तो गलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, तो डेफिनेशन आप लिख लेना। संगठन के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाधिक प्राचीन विचारधारा को ही शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। एक मतलब अभी आप पढ़ रहे हो कि शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, बट आपको शास्त्रीय सिद्धांत ही नहीं पता, उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता, और आपने विशेषता पढ़ लिया, उद्देश्य पढ़ लिया, आलोचना पढ़ ली, तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि संगठन के सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक पुरानी जो विचारधारा है उसे ही शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद आपको इसमें निष्कर्ष लिख लेना है, ठीक है। और इसका उद्देश्य भी है, नहीं लिखवाया मैंने, नेक्स्ट वीडियो में मैं लिखवा दूंगी कि इसका उद्देश्य क्या है। और देखिए इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है हेनरी फ्योल, लूथर और उर्विक, क्योंकि डायरेक्टली बोल सकता है कि शास्त्रीय विचारधारा के विशेषता या आलोचना बताओ, दोनों में से कुछ भी बोल देगा। या आपसे पूछ लेगा कि हेनरी फ्योल द्वारा जो शास्त्रीय विचारधारा दी गई है उसकी विशेषता बताओ। या बोल देगा कि जो लूथर गुरलिक है उसके द्वारा जो शास्त्रीय विचारधारा दी गई है, या जो उसके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उसको बताओ, या जो उर्विक के द्वारा दिए गए हैं उसको बताओ। तो कुछ भी बोल सकता है वो आपसे, ठीक है। अगर आपको इन तीनों के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, तभी वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।